लिखिए, पौध रोग के कारक या कारण अवश्य होते हैं, क्योंकि बिना इनके पौधे रोग अस्तित्व में नहीं आ सकते। क्योंकि इनके बिना पौध रोग अस्तित्व में नहीं आ सकते। रोगजनक उस एंटीज को कहते हैं, रोगजनक उस एंटीज को कहते हैं जो रोग उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है। रोगजनक शब्द का अभिप्राय उस वस्तु से है, रोगजनक शब्द का अभिप्राय उस वस्तु से है जो पौधों को रोग ग्रसित कर उन्हें हानि पहुंचाने का कारण बनते हैं। लिख लिया? केवल वे ही कारण रोगजनक नहीं होते हैं जो प्रकृति में चेतन अवस्था में पाए जाते हैं। जो कि प्रकृति में चेतन अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब प्रकृति में जीवित अवस्था में पाए जाते हैं, चेतन का मतलब, ठीक है। इसके अतिरिक्त विषाणु, पोषक तत्व की कमी या अधिकता, आदि अचेतन कारण भी रोगजनक कहलाते हैं। लिखिए, सजीव रोगजनक, हेडिंग डालो। या इसको ए कर लो। सजीव रोगजनक, रोगजनक जो निश्चित रूप से सजीव अवस्था में पाए जाते हैं। रोगजनक जो निश्चित रूप से सजीव अवस्था में पाए जाते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, फफूंद या कवक, फंजाई, लिखना नहीं अभी, इसके बाद एक ही हेडिंग डाल लो, इसके बाद लिखवाएंगे।
माइकोप्लाज्मा। अग्निकुरीय स्ट्राइगा। पहले इतनी लिखवा दें फिर आगे। पहली हेडिंग डाल लो, सजीव रोगजनक। उसकी हेडिंग डालो फफूंद या कवक, फंजाई। ये अत्यंत सूक्ष्म पौधे होते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म पौधे होते हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। इनका जीवन मृतजीवी, परजीवी तथा सहजीवी के रूप में होता है। ये क्लोरोफिल रहित, केंद्रायुक्त, केंद्रिका युक्त, सूक्ष्म पौधे होते हैं। जिनमें ना जड़ें होती हैं,
कॉमन ना तना एवं ना ही हरी पत्तियां होती हैं। इनकी रचना सरल होती है और इनका जीवन साधारण तरीकों से संपन्न होता है। लिख लिया? इनका शरीर कवक जाल का बना होता है। जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। बोर्ड साफ कर दें। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन या सेलुलोज की बनी होती है। काइटिन या सेलुलोज की बनी होती है। कवक के मुख्य लक्षण हेडिंग डाल लो। HARECTICS often die. कवक परपोषी एवं अवशोषी होते हैं। नंबर 1, कवक परपोषी एवं अवशोषी होते हैं। इनका शरीर थैलस एक कोशिकीय या कवक जाल का होता है। कभी कभी कवकों में नग्न जीव द्रव पिंड होते हैं। कोशिका भित्ति स्पष्ट एवं काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति स्पष्ट एवं काइटिन की बनी होती है। लेकिन ऊमाइसिटीज में यह सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है, ये सुसंगठित केंद्रक वाले होते हैं। ये सुसंगठित केंद्रक वाले होते हैं। इनका कवक जाल एक केंद्रक अथवा अलग केंद्रक तथा एकल केंद्रक अथवा द्विगुणित होते हैं। नेक्स्ट,
कवकों का जीवन चक्र सरल से जटिल होता है। कवकों का जीवन चक्र सरल से जटिल होता है। इनमें अलैंगिक एवं लैंगिक जनन होता है। इनमें अलैंगिक एवं लैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट, कवक सर्वव्यापी होते हैं। जो मृतोपजीवी या सहजीवी या परजीवी के रूप में सभी जगह पाए जाते हैं। अब लिखो जीवाणु। ये पौधे दुनिया के सबसे सूक्ष्म सदस्य हैं। इनको बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। बहुत से जीवाणु आकार में इतने छोटे होते हैं, बहुत से जीवाणु आकार में इतने छोटे होते हैं कि वे सूक्ष्मदर्शी यंत्र के उच्चतम आवर्धन में भी अपूर्ण दिखाई देते हैं। अनेक प्रकार के जीवाणु फसलों एवं फलों के पौधों पर भीषण रोग उत्पन्न करते हैं। ये मृतोपजीवी या परजीवी की भांति होते हैं। तथा इनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। इनकी रचना एक कोशिकीय होती है। इनकी रचना एक कोशिकीय होती है जिसमें नाभिक एवं अलैंगिक अवस्था का अभाव होता है। जिसमें नाभिक एवं अलैंगिक अवस्था का अभाव होता है। इनमें पूर्ण केंद्रक नहीं होता है। इनमें पूर्ण केंद्रक नहीं होता है तथा कोशाभित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। कोशाभित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। जीवाणु जनित प्रमुख पौध रोग। जीवाणु जनित प्रमुख पौध रोग। जैंथोमोनास लिख लोगे?
जैंथोमोनास। यह धान का जीवाणु अंगमारी। ब्रैकेट में लिख लो जैंथोमोनास ओराइजी। ठीक है, जो धान में रोग लगता है ये अंगमारी का, ये किससे है? जैंथोमोनास ओराइजी। कॉमा लगा लिखो कपास मूंग की जीवाणु अंगमारी। इसका ब्रैकेट में इसका रोग का नाम लिख लो जैंथोमोनास कैम्पोसिट्रस। धान का बैक्टीरियल स्ट्रीक। इसका रोग का नाम लिखो जैंथोमोनास ओराइजी। कॉमा पी ओराइजी कोला। पी ओराइजी कोला। नींबू का कैंकर रोग। लिख लिया? इसको लिखो जैंथोमोनास सिट्री। नेक्स्ट लिखिए एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम। डैश लगा के लिखना काउनगॉल। 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 इसका ब्रैकेट में लिख लो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेंसिएंस। 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 नेक्स्ट रोग का नाम लिखो इरवीनिया। इरवीनिया। इसमें डैश लगा के लिखो आलू का सॉफ्ट रॉट। आलू का सॉफ्ट रॉट। सॉफ्ट रॉट। इसका लिखो बैक्टीरिया का नाम लिखो इरवीनिया कराटोवोरा। इरवीनिया कराटोवोरा। कराटोवोरा। इरवीनिया कराटोवोरा। कॉमा कुकरबिट्स विल्ट। कुकरबिट्स विल्ट। इसका ब्रैकेट में लिख लो इरवीनिया ट्रेंचिफिला। लिख लिया? इरवीनिया ट्रेंचिफिला। कॉमा सेब का फायर ब्लाइट। सेब का फायर ब्लाइट।
इसका ब्रैकेट में इसका रोग का नाम लिख लो, इरवीनिया एमाइलोवोरा, इरवीनिया एमाइलोवोरा। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, माइकोप्लाज्मा। इसको फाइटोप्लाज्मा भी कहते हैं, इसको फाइटोप्लाज्मा भी कहते हैं। इनमें अतिरिक्त कोशिकाएं होती हैं, जिनमें कोशिका द्रव्य, राइबोसोम एवं केंद्रकीय भाग होते हैं। इनका आकार परिवर्तनीय होता है। इनका आकार परिवर्तनीय होता है। जो कि गोलाकार, अंडाकार या सूत्राकार होते हैं। माइकोप्लाज्मा जाइलम या फ्लोएम कोशिकाओं तक सीमित होते हैं। माइकोप्लाज्मा जाइलम या फ्लोएम कोशिकाओं तक सीमित होते हैं। इनका व्यास 0.1 से 1 म्यू तक होता है। 1 म्यू तक होता है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इनका जनन द्विविभाजन द्वारा या बडिंग द्वारा होता है। इनमें फ्लैगेला FLAGELLA फ्लैगेला व जीवाणु नहीं बनते हैं। तथा ये ग्राम ऋणात्मक होते हैं। ये अधिकतर माइकोप्लाज्मा के कोशिकीय पदार्थों में DNA व RNA दोनों उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाले प्रमुख रोग। माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाले प्रमुख रोग। तिल की फ्लोडी रोग, तिल की फ्लोडी रोग,
गन्ने का ग्रासी सूट रोग, गन्ने का ग्रासी सूट रोग। बैगन का पर्णगुच्छ रोग, बैगन का पर्णगुच्छ रोग। हम नेक्स्ट हेडिंग डालो परजीवी पौधे। परजीवी पौधे में हेडिंग डालो नंबर 1 अमरबेल। यह पादप परजीवी पर्णहरिम से, यह पादप परजीवी पर्णहरिम से हरित पीले रंग की, हरित पीले रंग की तंतु में बीज वाले होते हैं। जो तनों से उलझे हुए समूह में, जो तनों से उलझे हुए समूह में परपोषी को प्रकोपित करते हैं। यह परजीवी शाखित, धागे के समान गुलाबी, पीले या नारंगी रंग के होते हैं। जिनमें चूसकांग पाए जाते हैं। जिनमें चूसकांग पाए जाते हैं। चूसकांग परपोषी से पोषण ग्रहण करते हैं। जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। इन पौधों की चूसक की कोशिकाएं, इन पौधों की चूसक की कोशिकाएं दाब द्वारा और उत्सर्जित टॉक्सिन द्वारा, दाब द्वारा और उत्सर्जित टॉक्सिन द्वारा परपोषी के ऊतकों को नष्ट कर देती हैं। नियंत्रण, नियंत्रण लिख लीजिए, इसका हेडिंग डालो नियंत्रण। नियंत्रण में नंबर 1 लिखो अमरबेल रहित बीज का चुनाव करना चाहिए तथा फसल चक्र अपनाना चाहिए। नेक्स्ट, अमरबेल ग्रसित चारा पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। नेक्स्ट, अमरबेल युक्त पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। नेक्स्ट, सिंचाई के समय निरोगी खेत में, सिंचाई के समय निरोगी खेत में
रोगी खेत से पानी का निकास नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, बुवाई से पूर्व वासालीन 48%, बुवाई से पूर्व वासालीन 48%, ब्रैकेट में लिख लो 2 से 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर, 2 से 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव कर पाटा चलाना चाहिए, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो ओरोबंकी। ओरोबैंकी यह एक जड़ परजीवी है। इनकी प्रजातियां तंबाकू, बैगन, टमाटर, बंद गोभी नहीं लिखा है, टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, व शलजम आदि में इनका प्रकोप होता है। इस परजीवी में मजबूत गूदेदार 12 से 15 इंच लंबा 12 से 15 इंच लंबा हल्के पीले रंग का तना होता है। हल्के पीले रंग का तना होता है। इस पर छोटी पतली बादामी रंग की सल्की पत्तियां होती हैं। इस पर छोटी पतली बादामी रंग की सल्की पत्तियां होती हैं। पत्तियों के कक्ष में बनने वाले फूल श्वेत और नलिकाकार होते हैं। पत्तियों के कक्ष में बनने वाले फूल श्वेत और नलिकाकार होते हैं। इनके बीज अति सूक्ष्म काले रंग के होते हैं। ओरोबैंकी के चूसकांग परपोषी की जड़ों में घुस जाते हैं और पोषण ग्रहण करते हैं। ओरोबैंकी के चूसकांग परपोषी की जड़ों में घुस जाते हैं और पोषण ग्रहण करते हैं। परपोषी पौधों के चारों ओर परजीवी स्तंभ निकलते हैं।
जिनकी जड़ें पूर्णतया परपोषी की जड़ों से जुड़ी रहती हैं, जिनकी जड़ें पूर्णतः परपोषी की जड़ों से जुड़ी रहती हैं, जिससे परपोषी पौधा कमज़ोर हो जाता है, वृद्धि रुक जाती है, तथा बौना होकर मर भी सकता है। अब इसका नियंत्रण लिख लो। नियंत्रण नंबर 1, गर्मी में गहरी जुताई करना चाहिए। तथा फसल अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट, बीज बनने से पहले परजीवी को उखाड़कर जला देना चाहिए। नेक्स्ट, खरपतवारनाशी 2,4-D, खरपतवारनाशी 2 के बाद कॉमा फिर 4-D 2,4-D कॉमा सोडियम साल्ट 38%, 1.0 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव। प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव 1.0 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव फूल आने से पहले करना चाहिए। कॉपर सल्फेट 2.5% का घोल का छिड़काव भूमि पर करना चाहिए। अब लास्ट लिखो अग्निखुरिया स्ट्राइगा। तुम लोगों को भी हाथ दर्द करने लगे, अब समझ में आ रहा है। बस ये लास्ट लिख लो, गोल कृमि नहीं लिखवाएंगे, गोल कृमि कल के लिए हो जाएगा। समझ में आ जा, चेहरा देख के समझ में आ जाता है कि बस लिखो इसमें। यह अर्धमूल परजीवी है, यह अर्धमूल परजीवी है। इनके मुख्य परपोषी फसलें, ये लिख लो, इनकी मुख्य परपोषी फसलें गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि हैं। इनके परपोषी पौधों के चारों ओर
भूमि से बाहर निकलते हैं। यह परजीवी भोजन का निर्माण स्वयं करता है। यह परजीवी भोजन का निर्माण स्वयं करता है। परंतु परपोषी से खनिज लवण, परंतु परपोषी से खनिज लवण, जल, शक्कर आदि ग्रहण करते हैं। उग्र रूप में इनका संक्रमण होने पर परपोषी पौधे बौने रह जाते हैं तथा उपज में हानि होती है। अब इसका नियंत्रण लिख लो। नंबर 1, प्रारंभिक अवस्था में निराई गुड़ाई करके इस रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। क्लियर? ट्रेप फसल जैसे कपास, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अलसी, अरंडी लगाने से परपोषी के तने बाहर निकलते हैं। लगाने से परजीवी के तने बाहर निकलते हैं। लगाने से दोबारा सुन लो इसको। ट्रेप फसल जैसे कपास, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अलसी, अरंडी लगाने से परजीवी के तने बाहर निकलते हैं। जिन्हें नष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट, खरपतवारनाशी 2,4-D 0.5 से 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 0.5 से 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व का छिड़काव करना चाहिए। सक्रिय तत्व का छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, गोल कृमि।